मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हुए हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे। हमने आज कहाँ से करना है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यहाँ से कि जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो सॉल्युबल होती हैं, जो इनसॉल्युबल होती हैं। सॉल्युबल होता है पानी में मिक्स हो जाती हैं, जो नहीं होती हैं वो चेक करेंगे। ठीक है। एक्टिविटी 4 collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add some small amounts of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for few minutes. Observe what happens. अच्छा, पता क्या कह रहे हैं? 1 मिनट बेटा। सॉरी, देखिए ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, अलग अलग सैंपल ले लेने हैं। क्या क्या सैंपल लेने हैं? आपने लेनी है शुगर, साल्ट, चाक पाउडर। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ इनको आपने अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना है। बुक पे पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना जो जो चीज़ हमने लेनी है। ठीक है, शुगर लेनी है, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड और साडस्ट। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप 1 2 3 4 हाँ, ये 5 चीज़ें आपने ले लेनी है। फिर आपने 5 ग्लासेस लेने हैं, ग्लासेस नहीं है तो बीकर ले लेने हैं। सभी को हाफ तक फिल कर लेना है जैसे इन्होंने पिक्चर में दिखाया हुआ। फिर सभी में ये एक एक चीज़ मिक्स करके आपने चेक करना है कि मिक्स होती है कोई चीज़ नहीं होती है। फिर नीचे ये कह रहे हैं हमने ये टेबल दिया हुआ है, इसको आपने फिल करना है। ठीक है, अब ये तो आपको भी पता है कि जब आप पानी में साल्ट डालते हो तो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा साल्ट, साल्ट क्या हो जाएगा, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। शुगर, शुगर भी क्या हो जाती है, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, डिज़ोल्व होने को क्या बोलते हैं, सॉल्युबल हो जाना। सैंड, सैंड होती है, नो। तो सैंड में आप क्या लिखोगे, नॉट डिसअपियर्स कम्प्लीटली। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नॉट डिसअपियर्स इन वाटर। ठीक है, सैंड तो बिल्कुल ही नहीं होती है डिसअपियर, ज़रा भी डिसअपियर नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। तो आप सीधे लिखोगे नॉट डिसअपियर्स इन वाटर। चाक पाउडर ये भी नहीं होता है पानी में डिज़ोल्व, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, जहाँ तो लिखोगे इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या लिखोगे, जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है। जहाँ तो आपने लिखना है इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फिर आप क्या लिखोगे, इनसॉल्युबल हो गया कि पानी में ये मिक्स नहीं हुआ। तो जहाँ आपने वैसे ही लिखना जैसे बुक पे लिखा हुआ है, आर करके आपने ऐसे लिख लेना है, नॉट डिसअपियर्स इन वाटर। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही लिखो, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ईजी है। चाक पाउडर में भी इनसॉल्युबल आएगा, सैंड में भी इनसॉल्युबल आएगा, साडस्ट में भी इनसॉल्युबल आएगा। ठीक है, इन तीनों में क्या आएगा आपका, इनसॉल्युबल। ठीक है, साडस्ट आपने अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये आपका काम है। आपने देखना है कि साडस्ट क्या होती है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो आपने देखना है कि साडस्ट क्या है। साडस्ट डस्ट पार्टिकल ही है, पर आप खुद पता करोगे। मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में आपको, या फिर आप इसकी कमेंट में, इसके यहाँ पे मैं जब वीडियो यूट्यूब में डालूंगी तो वहाँ पे आपने इसके कमेंट सेक्शन में बताना है साडस्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, ज़रूर कमेंट करना। नीचे you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. कह रहे हैं कि हमने देखा कुछ substances जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि वे पानी में क्या है, सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। और जो पानी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मतलब वो बड़ी देर तक वैसे के ही रहते हैं, जैसे चाक है वो कभी मिक्स नहीं होता, वैसा ही रहेगा। ठीक है, सैंड है वो वैसी रहेगी। इनको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, हाँ जी, मैंने क्या बताया आपको कि वो चीज़ें हैं जो पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, और जो चीज़ें पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी
बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। बोल रहे हैं कि जो वाटर है ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। जो भी हम चीज़ें खाते हैं पीते हैं तो हमारी बॉडी में वो क्या हो जाती हैं, जो पानी होता है हमारी बॉडी के अंदर उस वो क्या कर लेता है, इसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। डू लिक्विड्स आल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे अभी हमने सीखा कि जो सॉलिड चीज़ें हैं, साल्ट क्या था, सॉलिड था, शुगर क्या थी, सॉलिड था। हमने देखा कि कुछ सॉलिड पानी में डिज़ोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते। तो अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं जो पानी वाली चीज़ें हैं, क्या वो भी पानी में डिज़ोल्व होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है बेटा? विनेगर आप सभी ने देखा होगा, जब आप नूडल्स खाते हो तो उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में से कुछ लिक्विड सा डालते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने देखा होगा, कई लोगों ने तो घर में भी रखा होता है। तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? विनेगर हो। ठीक है, अगर इसको टेस्ट करें तो ये थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर। देखने में ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर जैसा दिखता है, सिर्फ टेस्ट से पता चलता है कि विनेगर है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पानी ही है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन यूज, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपने ये 5 चीज़ें कलेक्ट कर लेनी है। अब आपने देखा ना ये सभी चीज़ें कैसी हैं, लिक्विड है। लिक्विड किसको बोलते हैं? जो बहने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक गिलास, टम्बलर, गिलास मतलब शीशे का गिलास ले लेना है या बीकर ले लेना है, उसको आधा पानी से भर देना है, जैसे आपने पीछे किया था। अब आपने इन सभी लिक्विड्स को क्या करना है, पिछली बार की तरह ही करना है। 5 आपने बीकर लिए, सभी को आधा आधा भरा, सभी में एक एक चम्मच क्या डाला, ये जो चीज़ें आपने ली है। पहले बीकर में विनेगर डाला, दूसरे में लेमन जूस डाला, तीसरे में मस्टर्ड ऑयल, फिर फोर्थ में कोकोनट ऑयल और लास्ट वाले में केरोसिन। फिर आपने उनको स्पून से शेक करना है, सॉरी शेक नहीं करना है, स्पून से क्या करना है, स्टीयर करना है। स्टीयर होता है हिलाना है, हिला लेना है। फिर आप देखोगे कि कोई लिक्विड मिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, ये जो विनेगर है ना, ये कम्प्लीटली पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए विनेगर का क्या लिखा है इन्होंने, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। जो हमारा विनेगर होता है ये पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, हमें नहीं दिखेगा उसके बाद। लेकिन जो लेमन जूस जो है ये भी पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल नहीं होता, अगर आपने देखा हो पानी में अगर ऑयल गिर जाए तो वो ऊपर फ्लोट करता है, मिक्स नहीं होता है ना, देखा हुआ। इसी तरह से जो आपका कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल भी क्या करता है, ये जो ऑयल होते हैं ना हमारे, ये पानी में मिक्स नहीं होते, ये ऊपर फ्लोट करते हैं। हमारा जो केरोसिन ऑयल है ये भी पानी में मिक्स नहीं होता, अगर आपने कभी देखा हो। नहीं देखा है तो अगर आपके घर में केरोसिन ऑयल है तो आप पानी में डालो, उसको किसी बॉटल में डालो, पानी में डालो ये केरोसिन, तो आप फिर शेक करो। शेक करके थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के लिए उसको ऐसे रख दो। आप क्या देखोगे, केरोसिन और ऑयल जो है वो उनकी सेपरेट लेयर बन जाएंगी। सेपरेट लेयर जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ऊपर वाली लेयर अलग हो जाएगी, जो भी चीज़ आपने डाली होगी, ऑयल डाला होगा, केरोसिन डाला होगा, ऊपर उसकी लेयर आ जाएगी, नीचे वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लिक्विड में भी क्या होता है, कुछ लिक्विड पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो पूरी तरह से डिज़ोल्व होंगे वो सॉल्युबल कहलाएंगे, और जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल। ठीक है, ये वाली लाइन मैंने आपको समझा दी। इसी तरह से गैसेस के बारे में हमने सॉलिड्स पढ़े, सॉलिड्स होती हैं सख्त चीज़ें, उनके बारे में पढ़ा कि वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं नहीं। लिक्विड्स के बारे में पढ़ा कि वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं। अब थर्ड इन्होंने बताया है कि गैसेस भी जो होती हैं वो भी, कुछ गैसेस पानी में डिज़ोल्व होती हैं और कुछ नहीं होती। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ। गैसेस की बात करें तो आपने सुना है कि जो हमारा जो पानी होता है ना, जैसे हमारे सी है, रिवर है, इसमें क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, फ़िश रहते हैं, फ्रॉग रहते हैं, टर्टल हैं। तो उनको भी बेटा सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो स्पेशल बाहर तो आते नहीं ऑक्सीजन लेने के लिए, पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं ना। इसका मतलब जो हमारी ऑक्सीजन गैस है ये पानी में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। बस इतना याद रखना। अभी आपकी छोटी क्लास है ना, हायर क्लास में आप देखोगे कि हमारी जो
कुछ गैसेस होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये जो एनिमल्स हैं, जब इसी तरह से हमारे जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसमें पानी में ही, और लेते क्या है, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। फ़िश का आपने सुना है ना कि फ़िश ऑक्सीजन लेती है गिल्स के थ्रू, लेती कहाँ से है, पानी से ही लेती है। पानी में क्या होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं जिसको, तो वो उन एक्वेटिक प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो कहाँ से लेती है, वो भी पानी से ही लेती है। इसका मतलब हमारे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है, ठीक है बेटा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं पानी के अंदर वो बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, नहीं है ना। इसका मतलब ये जो मैंने 2 गैसेस बोली ना, ये आपने याद रखनी है, पानी में डिज़ोल्व हुई होती हैं, और बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट आर सिंक इन वाटर, कि जो चीज़ें हैं वो पानी में फ्लोट भी कर सकती हैं और डूबती भी हैं। कुछ चीज़ें पानी पे फ्लोट करती हैं, तैरती हैं पानी के ऊपर, और कुछ उसमें डूब जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids are separated out from water. You may have also noticed this with some liquors in activity 5. Some of these materials that did not mix with water. अच्छा, मैं समझाती हूँ क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आपने एक्टिविटी 4 की और एक्टिविटी 5 भी की, दोनों में आपने क्या देखा कि कुछ चीज़ें, कुछ सॉलिड्स जो थे वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुए, जैसे कि सैंड नहीं हुई, जैसे कि सैंड मिक्स नहीं हुई, चाक मिक्स नहीं हुआ, सारडस्ट मैंने तो वैसे आपको बोला है, सारडस्ट होते हैं डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, टुकड़े, ठीक है। चूरा पूरा घास, ठीक है, चूरा घास का कुछ भी, मतलब इनको सारडस्ट कहते हैं। ये सभी चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती हैं। तो अब पता है आपको, चाक जो है, चाक के जो ज़्यादा छोटे पीसीस हैं, जो बड़े पीसीस होंगे चाक के, वो तो क्या हो जाएंगे, वो तो सिंक कर जाएंगे ना, वो डूब जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल लाइट पार्टिकल होंगे, जैसे सैंड के पार्टिकल्स होंगे लाइट, ये क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं, या सॉरी, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये पानी पे थोड़ी देर के लिए आपको फ्लोट करते नज़र आएंगे। लेकिन जो सार डस्ट है ना, चूरा है, घास फूस है, ये क्या करता है, ये पानी के ऊपर आपको फ्लोट करता ही नज़र आएगा। ये पानी में कभी भी डूबेगा नहीं, सिंक नहीं होगा। लेकिन जैसे कि ये आपकी जो सैंड है, ये क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तैरती फिर डूब जाती है, फिर ये उसके पानी के बॉटम पे बैठ जाती है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे कि ऐसे क्यों होता है। ल्यूकर में भी आपने यही देखा कि कुछ ल्यूकर जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ जो है वो ऊपर ही उसके रहते हैं। जैसे इन्होंने ये बताया, मस्टर्ड ऑयल अगर हम पानी में डालें तो वो तो कभी भी मिक्स नहीं होता, वो तो ऊपर ही फ्लोट करता है पानी के। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा? वैसे तो इन्होंने अभी आपकी क्लास में बताया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, इन्होंने बस इतना ही बताया हुआ है आपको कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ फ्लोट करती हैं। आपने एक्टिविटी 4 और 5 में पढ़ा। लेकिन मैं बताती हूँ आपको ऐसे क्यों होता है। हमारे ना जो वाटर होता है इसकी कुछ डेंसिटी होती है। वाटर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ, नहीं समझ आएगा तो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। हमारा जो वाटर होता है ना, ये किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। यहाँ तक लगा पता, पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी थिकनेस अगर क्या होगी, इनकी थिकनेस जो भी चीज़, जैसे सपोज़ करो मैं पत्थर डाल रही हूँ पानी के ऊपर, मैंने एक पानी में क्या फेंका, पत्थर फेंका। तो आपने पीछे सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जो सॉलिड होती हैं, सॉलिड चीज़ों की जो डेंसिटी है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो जिस चीज़ की डेंसिटी, थिकनेस, पार्टिकल्स की थिकनेस पानी की थिकनेस से ज़्यादा होगी वो चीज़ पानी में डूब जाएगी, और जिस चीज़ की थिकनेस पानी से कम होगी वो पानी में नहीं डूबेगी, ठीक है। अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो मैंने आपको डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ये आपकी क्लास का नहीं है, ये 9th क्लास में आपने समझना है। फ़िलहाल के लिए अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ इतना याद रखना है आपने कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कुछ तैरती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कोशिश कर रही थी समझाने की कि अगर समझ आ जाता आपको, अगर समझ आ जाता तो ठीक है, नहीं तो टेंशन नहीं लेनी। हाँ, अब ये बता रहे थे कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड होते हैं उसमें स्टोन डालो तो वो डूब जाता है, लेकिन जो पत्ते हैं इसके, सूखे पत्ते हैं ट्रीज़ के, वो
सूखे पत्ते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट होते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो हनी की ड्रॉप्स पड़ जाएं आपसे पानी में, तो वो क्या करती हैं, वो सिंक हो जाती हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस क्या होती है, पानी की थिकनेस से ज़्यादा है। ठीक है, हनी के पार्टिकल्स की थिकनेस क्या होती है, पानी के पार्टिकल्स की थिकनेस से ज़्यादा है। मैंने अभी बताया आपको, कोई भी ऐसी चीज़ जिस चीज़ के पार्टिकल्स की थिकनेस, घनापन हमारे पानी के पार्टिकल्स की थिकनेस से क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो पानी में डूबेगी। और जिस चीज़ के पार्टिकल्स की थिकनेस पानी के पार्टिकल्स से कम होगी, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ बताने की। देखिए, ध्यान से देखना, हमारा जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उसमें पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं। कोई भी सॉलिड चीज़ हो, ठीक है, डेस्क हो, स्टिक हो, ये नोटबुक हो, जितनी भी हार्ड चीज़ें होती हैं उनमें पार्टिकल्स, उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, अब मैं लिक्विड के बारे में बताती हूँ। सॉलिड में मैंने बताया, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैप होता है। ठीक है, और गैस में क्या होता है, एक पार्टिकल इधर एक इधर, और बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो मैं क्या बता रही थी, हमारा पानी क्या है, लिक्विड है। तो पानी कैसा होगा, इस तरह से होगा ना, गैप होगा इसमें। तो जो भी चीज़ आप इसमें डालोगे उसके पार्टिकल्स की थिकनेस या डेंसिटी एक ही चीज़ होती है। डेंसिटी भी घनापन होती है, थिकनेस भी घनापन होता है। उस जो भी चीज़ आप पानी में डाल रहे हो, अगर उस चीज़ के पार्टिकल्स की थिकनेस पानी के पार्टिकल्स की थिकनेस से ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ पानी में क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। और उस चीज़ के पार्टिकल की थिकनेस पानी के पार्टिकल्स की थिकनेस से अगर कम होगी तो वो फ्लोट करेगी। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ आया होगा ना तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और नहीं आया होगा तब भी ज़रूर बताना कि मैम समझ नहीं आया है। और मैं ये भी बता रही हूँ कि आपकी क्लास का टॉपिक नहीं है, ये 9th क्लास का टॉपिक है। बस मैं थोड़ा समझाना चाहती थी कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपकी बुक में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि कुछ चीज़ें पानी में सिंक होती हैं और कुछ फ्लोट करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी। ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है। 3 डेफिनेशंस होती हैं, 3 टॉपिक हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ये नीचे वाली एक्टिविटी में हम वो पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर you would like to hide so that where you not seen by others. Why did you choose those places? Have you tried to hide behind a glass window? कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, आपने हाइड एंड सीक गेम खेली होगी, उसमें आप हमेशा कोशिश करते हो ऐसी जगह छुपने की कि कोई दूसरा आपको ना देख पाए। क्या कभी आप ग्लास के विंडो के पीछे छुपे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो आप नज़र आ जाओगे ना कि कौन छुपा हुआ है पीछे। आप हमेशा ऐसी जगह छुपते हो, ओपेक चीज़ों के पीछे छुपते हो जिसके पीछे आपको कोई ना देख सके। ठीक है, आपने कोशिश की है ना ऐसे, हमेशा ऐसी जगह छुपते हो जहाँ पे आपको कोई ना देख सके। आपने ये भी देखा होगा कि जो शॉपकीपर है वो अपनी चीज़ों को, टॉफ़ीज़ को, कैंडीज़ को, बिस्किट्स को हमेशा ग्लास जार में स्टोर करके रखता है। ऐसा क्यों करता है वो? ताकि जब कोई कस्टमर उसके पास आए तो कस्टमर को भी और उसको भी देखने में आसानी हो जाए। ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में वो रखता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे शीशे का हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट यूज़ करता है ताकि कस्टमर को भी देखने में आसानी हो जाएगी क्या चीज़ चाहिए, और उसको भी देने में आसानी हो जाए। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ग्लास, वाटर के आर पार भी आप देख सकते हो, एयर के आर पार भी आप देख सकते हो, और कुछ प्लास्टिक जैसे कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हैं उनके आर पार भी आप देख सकते हो। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की। जो हमारे शॉपकीपर है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल्स। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स। अगर हमारे पास एक वुडन बॉक्स है
तो उसके अंदर क्या है हम नहीं बता सकते। कार्डबोर्ड के पीछे क्या है हम नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ओपेक, ठीक है। एक्टिविटी सिक्स में आप सीखोगे कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन बहुत धुंधला धुंधला, कम क्लियर नहीं देख सकते, ठीक है। पढ़ते हैं इस एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and separate it on sheet of paper. Look again towards the lighted bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. अच्छा, सुनिए इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, पूरा समझा देती हूँ मैं आपको ये पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आपने एक अपनी कॉपी का पेज लेना है और बल्ब के आगे उसको रख देना है, बल्ब ऑन करके उसके आगे उसको करना है। क्या उसके आर पार आप देख सकते हो, देख सकते हो, बहुत कम देख पाओगे, ठीक है। जहाँ तो बिल्कुल ही नज़र आएगा, पेज मोटा लिया है तो जहाँ फिर बहुत कम नज़र आएगा। लेकिन अगर आप क्या करो, उस पेपर पे थोड़ा सा ऑयल गिरा दो, ऑयल को स्प्रेड कर दो, तो फिर आप क्या देखोगे कि उसके आर पर आप जिस जगह ऑयल गिरा हुआ है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। अब वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पर आप बहुत कम देख पाते हो, क्लियर नहीं देख पाते हो, ठीक है बेटा। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ये इसकी डेफिनेशन है। वैसे तो मैंने आपको ये करवा दी होगी, मैं आपको आज सेंड कर दूँगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, ऐसे मटीरियल्स जिनके आर पर आप बहुत कम देख सकते हो, क्लियर नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ पे ऑयल गिरा होगा ना, सिर्फ उसी जगह से आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे, बाकी जगह से आप नहीं देख सकते, ठीक है। वही चीज़ हमारी ट्रांसलूसेंट होगी। रिकॉल द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। कह रहे हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, पेपर को अपने खाने पे रखते हैं ये चेक करने के लिए कि उसमें ऑयल या फैट है या नहीं है। तो वो ऑयली पैच जो हमारे पेज पे दिखता है ना हमें, किसका, फूड का जो ऑयली पैच है, फूड का जो एक्स्ट्रा ऑयल हमें पेज पे दिखता है, वो भी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसके जैसी और एग्जांपल्स आपने पता करनी है और अपनी नोटबुक पे लिखनी है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, पीछे हमने सीखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स की, हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अब हमें एक और न्यू प्रॉपर्टी के बारे में पता चला कि जो चीज़ों को हम 3 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रांसलूसेंट हैं, जो ओपेक हैं, ठीक है। तो अब वो मटेरियल जो ओपेक होंगे उनको एक बॉक्स में रखेंगे, एक ग्रुप में कर देंगे, जो ट्रांसलूसेंट होंगे उनको एक ग्रुप में कर देंगे, और जो ट्रांसपेरेंट होंगे उनको एक ग्रुप में कर देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कवर द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस. Switch on the torch and observe the other side of the palm. Try to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. टॉर्च लेनी है, टॉर्च के ग्लास पे अपना हैंड रखना है, हैंड मतलब पाम रखनी है उसके ऊपर, और टॉर्च को ऑन करना है। फिर देखना है कि आप अपने हैंड के आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। आप करके देखोगे, सभी ने बचपन में की होगी, आप करोगे ये और मुझे बताओगे। यहीं पे यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालूँगी आप नीचे डालोगे कि यस मैम हमें नज़र आया या नहीं आया, ठीक है, बताना है आपने। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर आर अदर ल्यूकर्स, दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर आर मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, ये वही लिखा हुआ है कि हमने क्या सीखा
कि कुछ चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पानी में मिक्स नहीं हो सकती, तो उस बेस पे भी हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जो पानी में मिक्स हो गई वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल वाले ग्रुप में आ जाएंगी, जो पानी में मिक्स नहीं होती वो इनसॉल्युबल वाले ग्रुप में आ जाएंगी। और दूसरी ग्रुपिंग हमने क्या सीखी, यही कि जो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होंगे उनको एक ग्रुप में कर देना है, और जो ओपेक है उनको एक ग्रुप में, और ट्रांसलूसेंट वाले ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे हैं कि हम चीज़ों की ग्रुपिंग कैसे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना। Why do we need to group materials? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. ग्रुप करने की हमें मटेरियल्स को ग्रुपिंग करने की हमें क्यों ज़रूरत है? इससे हमें क्या होता है, कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए हम अपने घरों में भी चीज़ों की ग्रुपिंग करके रखते हैं। जैसे किचन में हमने बर्तन अरेंज किए होते हैं, जैसे गिलास एक साइड रखे हैं, कटोरियाँ एक साइड रखी हैं। ठीक है, आपने तो ये भी देखा होगा कि आपकी मम्मा तो पल्सेस भी अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं ताकि उनको निकालने में आसानी हो जाए। वैसे ही जैसे कि आपका बेडरूम है तो वहाँ पे आपकी मम्मा ने पिल्लो एक साइड रखे हुए हैं बेड पे, फिर ये जो ब्लैंकेट्स होते हैं, ठीक है, आप देखते हो ना ब्लैंकेट्स वगैरह वो एक साइड रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं ऐसी चीज़ों को, क्यों ग्रुप करके रखा होता है कि ताकि हमें क्या हो, उनको ढूंढने में आसानी हो। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजली, है ना, यही बोला मैंने कि ऐसा करने से हमें क्या होता है, उनको ढूंढने में आसानी होती है। सिमिलरली ग्रोसर शुड यूजुअली कीप्स all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another while grains and pulses are stored at some other place. इसी तरह से जो ग्रोसर होता है, ग्रोसर मतलब दुकानदार होता है, वो क्या करता है, जो बिस्किट्स होते हैं एक जैसे बिस्किट्स को एक साइड रखता है, सोप्स को एक साइड रखता है, दूसरी जगह रखेगा, पल्सेस को तीसरी जगह रखेगा। मतलब उसने भी क्या किया होता है, अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग चीज़ों को अरेंज किया होता है ताकि जब कोई कस्टमर आए तो उसको वहाँ से चीज़ें देने में उसको आसानी हो जाए। अगर उसने ऐसे ग्रुपिंग नहीं की होगी, सारी चीज़ों का एक जगह ढेर लगाया होगा, तो उसको देने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about दिस इन हायर क्लासेस। कह रहे हैं कि ग्रुपिंग हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। ग्रुपिंग से हम चीज़ों को, मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं और आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ग्रुपिंग क्यों की जाती है, ये आप हायर क्लासेस में सीखोगे इनके बारे में कि ग्रुपिंग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है बेटा, आज ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अभी इसके क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लासरूम ऐप पे सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।